के बीच में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो ये सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है कि आप उसको समझ सकते हैं। मतलब कोई एक बात बोली गई है तो सिर्फ उसका अर्थ केवल उस 2 लाइन तक ही नहीं है, बल्कि और उसके अर्थ निकल सकते हैं अगर आप समझ पा रहे हैं उस बात को। तो वही होता है अजम्पशन, कि आप उस बात से क्या क्या चीज़ें समझ सकते हैं, आप उससे क्या क्या हिडन मीनिंग जो है वो निकाल सकते हैं, क्या क्या अनसेड है जो कि कहा नहीं गया है, लेकिन अगर आप बात को सुनते हैं तो आसानी से समझ सकते हैं। तो इसको कहा जाता है अजम्पशन। ओके, स्टेटमेंट का मतलब कथन, उसी के आधार पे आपको एजम्पशंस दिए रहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह के एजम्पशंस अगर आपके सामने लिखे रहे हैं तो आपको कैसे उनको ट्रीट करना है। तो अगर हम पहले कैटेगरी में अगर आएँ कि अगर फ्यूचर रिजल्ट वाला कोई एजम्पशन हो, कुछ बात कही जा रही है उस स्टेटमेंट में और फिर इसके बहुत दूर के किसी फ्यूचर के बारे में बात हो रही है कि ऐसा होगा, तो ऐसे जितने भी एजम्पशंस होते हैं वो इनवैलिड होते हैं। मतलब उनको हम फॉलो नहीं करते हैं कि वो एजम्पशन हो सकते हैं। जैसे देखिए स्टेटमेंट लिखा है, फाउंडेड ऑन द नोशन ऑफ वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी इज़ द बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म इन इंडिया। कि जो वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा पे इसकी शुरुआत हुई जीएसटी की, ये सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है इंडिया का। तो ये स्टेटमेंट है। एजम्पशन इससे क्या निकालेंगे, जीएसटी इज बेस्ट एंड वेल प्लान्ड टैक्स सिस्टम ऑफ इंडिया कंपेयर टू प्रीवियस टैक्सेस। कि जो जीएसटी है वो बेस्ट और वेल प्लान्ड टैक्स सिस्टम है इंडिया का, अगर हम प्रीवियस टैक्सेस से कंपेयर करें तो ये कितना बेस्ट है और वेल प्लान्ड है ये डिपेंड करेगा इसकी सक्सेस पे। यहाँ पे उसकी बात नहीं हुई, बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म तो है, लेकिन ये कितना वेल प्लान्ड है ये इसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। तो अगर ये इसकी जो परफॉर्मेंस है, जैसा कि आप कॉमन सेंस से भी जानते हैं कि इसके परफॉर्मेंस के बारे में क्या बात कही जाती है कि ये भविष्य में बहुत फ़ायदा करेगा, इंडिया की इकॉनमी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अभी इसका फ़ायदा भले ना दिख रहा हो लेकिन आगे चल के दिखेगा। तो आगे चलने की बात मतलब 1-2 महीने की नहीं, सालों की बात आगे हो रही है। और ये होगा कि नहीं होगा आप एज्यूम ऐसा नहीं कर सकते। इस तरह का जो भी एजम्पशन आपने निकाला है वो एक वैलिड एजम्पशन नहीं है। आप एकदम 100% श्योर होकर के नहीं कह सकते कि नहीं ऐसा ही होगा और कोई इसके चांसेस ही नहीं है। तो ये एजम्पशन गलत है। इसी तरह विद द हेल्प ऑफ जीएसटी देयर विल बी मोर टैक्स कलेक्शन। की जीएसटी की हेल्प से बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होगा। मतलब तुलनात्मक यहाँ पे अध्ययन किया जा रहा है कि पहले जितना होता था उससे ज़्यादा होगा। तो आप अगर जीएसटी की बात करें तो जीएसटी से टैक्स कलेक्शन कम होगा या फिर ज़्यादा होगा, वही उसकी परफॉर्मेंस पे बात आती है जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते। और दूसरी बात कि यहाँ पे स्टेटमेंट में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि जीएसटी को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जिससे टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो। कॉमन सेंस से अगर आपको ये बात पता भी हो तो आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि टैक्स कलेक्शन ज़्यादा ही होगा, पहले कम होता था बहुत ज़्यादा होगा। ओके, तो ये भी जो एजम्पशन है ये वैलिड नहीं है। तो फ्यूचर रिजल्ट की जो भी बात करी जाए, मतलब 1-2 दिन या 1 महीने की नहीं, बहुत आगे की बात करी जाए कि अगर ऐसा हो तो फिर यही होगा, तो ऐसा कहने वाला जो एजम्पशन या ऐसा फॉलो करने वाला जो एजम्पशन होता है वो गलत होता है अगर वो स्टेटमेंट में एकदम स्टेटेड ना हो। ओके, कि एकदम फैक्चुअल वो वहाँ पे दिया ना हो, तो वो जो एजम्पशन होता है वो गलत ही होता है, उसको हम सही नहीं करते हैं। ओके, तो जीएसटी के बारे में आपको थोड़ी बहुत डिटेल पता होगी, तो आप मतलब इसीलिए कहते हैं थोड़ा करंट अफेयर अगर पढ़ते रहते हैं तो रीजनिंग में भी ये सब काम आता है। थोड़ा कॉमन सेंस आपका डेवलप हो सकता है यहाँ पर भी कि जीएसटी क्या है, कैसे हो रहा है काम, कितने इसमें स्लैब्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल हो एजम्पशन में, ओनली, बेस्ट, ऑल, सर्टेनली, या इस तरह के जो भी ऐसे वर्ड हैं जो एकदम सर्टेनिटी बताते हैं, मतलब एकदम स्थिति को तय कर देते हैं कि उससे अलावा और कोई रास्ता नहीं है, तो इस तरह के जो भी एजम्पशंस होते हैं जब तक स्टेटमेंट में भी ना कहा जाए इसको कि ओनली यही एक रास्ता है, तब तक उसको आप एज्यूम नहीं कर सकते हैं। और अगर आप एज्यूम कर रहे हैं, उस पर एजम्पशन बना रहे हैं, मतलब वो गलत है। जैसे देखिए लिखा हुआ है, टू फाइट करंट इकोनॉमिक क्राइसिस गवर्नमेंट एंड आरबीआई इज टेकिंग एवरी स्टेप टू इंक्रीज द डिमांड इन द मार्केट। कि जो करंट इकोनॉमिक क्राइसिस है उससे फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए गवर्नमेंट और आरबीआई हर वो रास्ता अपना रहे हैं जिससे जो डिमांड है मार्केट में वो बढ़ सके। ओके, तो अब यहाँ से आप क्या एजम्पशन निकाल सकते हैं, तो 3 एजम्पशन दिए गए हैं, कौन सा सही है। लिखा हुआ है, आवर इकॉनमी विल बूस्ट ओनली व्हेन डिमांड विल बी हाई इन द मार्केट। कि हमारी इकॉनमी तभी बूस्ट होगी जब डिमांड हाई होगी मार्केट में। तो यहाँ पे वर्ड क्या है, ओनली। ओके, तो ओनली स्टेटमेंट में तो है नहीं कि आरबीआई टेकिंग एवरी स्टेप टू इंक्रीज द डिमांड इन द मार्केट, या फिर आरबीआई केवल यही एक कदम उठा रही है ताकि जो है बूस्ट हो सके। तो आप केवल ये कह दीजिए, आपको कॉमन सेंस से समझना होगा, केवल डिमांड अगर हाई हो
तभी इकॉनमी बूस्ट करेगी, तो ऐसा बात सही नहीं है। तो ये जो एजम्पशन है ये गलत है। ओके, क्योंकि और भी कई सारे रास्ते होते हैं जिनको डिमांड आप बहुत ज़्यादा हाई कर लीजिए, आपके पास कोई सप्लाई ही नहीं है, सप्लाई आपकी सारी खत्म है, तो कहाँ से मार्केट आपकी बूम करेगी। ओके, तो इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लेकर के चलना होगा यहाँ पे। दूसरा देखिए लिखा हुआ है इंक्रीज इन डिमांड कैन हेल्प टू ओवरकम इकोनॉमिक क्राइसिस। तो सेकंड वाला जो एजम्पशन आपका कह रहा है कि अगर डिमांड बढ़ती है तो इससे जो है इकोनॉमिक क्राइसिस से ओवरकम होने में मदद मिल सकती है। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक इसी तरीके नहीं, मतलब इससे एक हेल्प मिल सकती है कि अगर डिमांड बढ़ती है तो मार्केट में लोग और आएंगे कि यहाँ पे डिमांड को फुलफिल करना होगा, सप्लाई बढ़ सकती है। तो ये एक तरीका हो सकता है। तो ये कैन की बात हो रही है, संभावना ऐसी हो सकती है। तो सेकंड वाला एजम्पशन इसका करेक्ट है। ओके, कि ये अज्यूम हम कर सकते हैं कि अगर डिमांड को बढ़ाएं तो हो सकता है जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसमें थोड़ी सी हमको सुधार देखने को मिले। फिर लिखा है इंक्रीज इन डिमांड इज द बेस्ट सोल्यूशन दैट आरबीआई हैव। कह रहे हैं कि इंक्रीज करना डिमांड में केवल यही एक बेस्ट सोल्यूशन है आरबीआई के पास। यहाँ पे कहीं बात ऐसी कही गई नहीं, यहाँ पे क्या है देखिए बेस्ट आ गया। तो बेस्ट सोल्यूशन का मतलब इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है भैया, बाकी के सारे सोल्यूशन ट्राई करके देख लिए गए, सब फेल हो चुके हैं। स्टेटमेंट में कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं है और कॉमन सेंस से भी आपको पता चलता है कि ये जो अजम्पशन है ये गलत है। ओके, अगला हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ और इसी ओनली बेस्ट के ऊपर यह लिखा हुआ है टू गेट सिलेक्शन इन एसबीआई पीओ और अदर कम्पिटेटिव एग्जाम्स यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडी एंड वर्क हार्ड। कह रहे हैं कि अगर आपको एसबीआई पीओ में सिलेक्शन लेना है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, तो आपको बहुत मेहनत करनी होगी और अच्छे से अपने पढ़ाई पे फोकस करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये स्टेटमेंट है। इससे आप क्या एजम्पशन निकाल सकते हैं, लिखा हुआ है फोकसिंग ऑन योर स्टडीज़ कैन गेट यू गुड रिजल्ट। तो कह रहे हैं कि अगर आप फोकस करते हैं अपनी स्टडीज़ पे तो इससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो ये बात यहाँ से अज्यूम आप कर सकते हैं, तभी तो फोकस करने को कही गई है बात कि अगर आप फोकस करते हैं स्टडी पे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। फिर लिखा हुआ है टू गेट सिलेक्शन यू हैव टू स्टडी ऑल द टाइम। यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको सभी समय, हर समय पढ़ना ही होगा। ऑल द टाइम आ गया, ऑल आ गया मतलब एकदम बात पक्की होगी कि आप अगर और कुछ किए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको पता है कि ये बात सही नहीं है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि या तो आप सोएंगे या तो पढ़ेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप डिप्रेशन में आ जाएंगे और आप थोड़े दिन के बाद पागल भी हो सकते हैं। तो ये आपका अजम्पशन गलत है। इसमें ये नहीं कहा गया कि केवल आपको स्टडी पे ही फोकस करना है और कुछ करना ही नहीं है। ओके, स्टेटमेंट भी यही कह रहा है कि आपको स्टडी पे फोकस करना है, लेकिन केवल स्टडी पे ही फोकस करना है और कुछ करने नहीं ज़िंदगी में, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, लिखा हुआ है द बेस्ट वे ऑफ फोकसिंग इन स्टडी इज़ टू अवॉइड ऑल कॉन्टैक्ट्स। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बेस्ट तरीका है स्टडी पे फोकस करने का वो है कि आप सारे कॉन्टैक्ट्स को अवॉइड कर दीजिए। अब पहली बात तो ये है कि यहाँ पे ऑल आ गया है और यहाँ पे स्टडी पे फोकस करने के वेज की बात हो रही है कि स्टडी पे कैसे फोकस किया जाता है। तो कह रहे हैं बेस्ट वे ये है कि सबसे अच्छा तरीका यही है फोकस करने का कि आप सारे कॉन्टैक्ट्स खत्म कर दीजिए। एक कॉमन सेंस से बात निकल के आती है कि ये बेस्ट तरीका नहीं है। ओके, कि आप पूरी दुनिया से एकदम आइसोलेशन में आप पहुँचिए, किसी से कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं रखिए, तो आपका जो ध्यान है वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लगने लगेगा। ऐसा नहीं है। ओके, ये कॉमन सेंस भी हमको समझ में आता है कि ऐसी बात नहीं है। जो पढ़ता है वो पढ़ने के समय पढ़ता भी है, खेलने के समय खेलता भी है, जब बात करनी थी तो बात भी करता है। ओके, सारी चीज़ें ज़िंदगी की इंपॉर्टेंट होती हैं, केवल एक ही चीज़ करते रहना ये इंपॉर्टेंट नहीं होता ना। तो ये बेस्ट तरीका होता है कुछ काम करने का। तो बेस्ट वे है, आपको ऐसे ही पता हो जाना चाहिए कि आपका जो अजम्पशन है ये सही नहीं है। ऊपर से जब यहाँ पे वेज की बात हो रही है तो यहाँ पे ये कहा गया कि आप फोकस करिए स्टडी पे, लेकिन उसके वेज नहीं बताए गए हैं कि सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, सबसे ख़राब तरीका क्या हो सकता है। तो जिसकी बात आपको पता ही नहीं है, स्टेटमेंट में कुछ बात कही जा रही है, तो उसको आप कैसे एज्यूम कर सकते हैं। तो ये गलत है। ओके, ये भी इसका जो कह सकते हैं एजम्पशन गलत है। अगला हम देखते हैं, अगर एडवाइस की बात होती है तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं हम। जैसे रवि एडवाइस देता है रोहित से, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एसबीआई पीओ देन ज्वाइन स्टडी स्मार्ट यूट्यूब चैनल। कि अगर आप एसबीआई पीओ के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको स्टडी स्मार्ट यूट्यूब चैनल ज्वाइन करना चाहिए। रवि ने रोहित को एडवाइस दी है। तो जब भी कोई किसी को एडवाइस देता है तो उसमें एजम्पशन कैसे होते हैं कि कोई किसी को एडवाइस दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये वो अज्यूम करता है कि वो उसकी एडवाइस को फॉलो करेगा, तभी उसको एडवाइस दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रोहित फॉलोड रवीज एडवाइस। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि एडवाइस इसको दिया है, इसका मतलब ये इसकी एडवाइस को फॉलो करेगा, तभी इसने इसको एडवाइस दिया है। ओके, रवि ने रोहित को एडवाइस दिया है। तो ये आपका जो एजम्पशन है ये सही है। ओके,
फिर लिखा है स्टडी स्मार्ट प्रोवाइड गुड कंटेंट फॉर बैंकिंग एग्जाम। फिर लिखा हुआ है कि जो स्टडी स्मार्ट यूट्यूब चैनल है वो बैंकिंग एग्जाम के लिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करता है। ये भी आप एज्यूम करेंगे तो ये भी सही होगा, क्योंकि तभी तो रवि ने रोहित से यहाँ पे बात कही है कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसको ज्वाइन करिए। तो यहाँ पे अगर ये बात आएगी जिसको हम आगे देखेंगे कि कहीं पे एकदम कंस्ट्रेंट लगा दिया जाए कि अगर आपको तैयारी करनी है तो सिर्फ आपको यही करना है और कुछ नहीं करना है, तो वहाँ पे आपको रुकना होगा। ओके, अगर एजम्पशन ऐसा होता है कि आप यहीं से आप तैयारी कर सकते हैं तो वहाँ पे आपको देखना होगा कि ये बात सही नहीं है। लेकिन जब कह रहे हैं कि एडवाइस दी है तो एडवाइस रवि ने कुछ सोचा होगा या जानता होगा तभी तो दी होगी। तो रवि ने जो एडवाइस दी तो इसका मतलब वो गुड कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर रोहित उसकी बात को मानेगा। तो जब भी एडवाइस की बात आती है, जैसे यहाँ पे एक एजम्पशन होता है रोहित डजंट फॉलोड रवीज एडवाइस, तो कि रोहित ने रोहित की एडवाइस को फॉलो नहीं किया, तो वो एजम्पशन गलत होता, इनवैलिड होता। क्यों? क्योंकि हम ये अज्यूम नहीं कर सकते हैं लिखे गए कंटेंट के आधार पे कि वो फॉलो नहीं करेगा, ऐसी कहीं पे बात नहीं है। एडवाइस दे रहा है तो उसको फॉलो करेगा। ओके, ये हम अज्यूम करके चलते हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी में भी किसी को एडवाइस देते हैं तो हम पहले से क्या अज्यूम करके रखते हैं, यही ना कि हम अगर एडवाइस दे रहे हैं तो फॉलो करेगा ही। अगर हम पहले से सोच के रखें मन में कि एडवाइस को फॉलो नहीं करेगा तो हम एडवाइस देते हैं, नहीं देते हैं। ओके, अगला हम देखें, अगर एडवर्टीजमेंट की बात हो तो एडवर्टीजमेंट वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्टेटमेंट जैसे लिखा रहा है टू क्रैक बैंक एग्जाम्स फॉलो स्टडी स्मार्ट यूट्यूब चैनल, कि अगर आपको बैंक एग्जाम्स क्रैक करना है तो आपको स्टडी स्मार्ट यूट्यूब चैनल फॉलो करना है। ये एक एडवर्टीजमेंट है, ऐसे कहीं लिखा है। तो इस पे एजम्पशन आप अगर ऐसा निकालते हैं कि स्टडी स्मार्ट इज़ द ओनली यूट्यूब चैनल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बैंक एग्जाम, अगर क्या गया ओनली, ओके, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है एडवर्टीजमेंट में कि आप फॉलो करिए अगर आप बैंक एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। और एजम्पशन अगर आप ये निकालिए अच्छा यही केवल इकलौता चैनल है, तो ऐसी बात तो सही नहीं है। कॉमन सेंस से आप समझ सकते हैं अगर यहाँ पे लिखा होता है टू क्रैक बैंक एग्जाम्स यू ओनली हैव वन यूट्यूब चैनल, तब तो आप एजम्पशन ऐसा निकालते। लेकिन जब ऐसा करें कि अगर आपको क्रैक करना है तो इसको फॉलो करिए, इट मीन्स कि और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल होंगे, आप उनमें से इसको फॉलो कर सकते हैं स्टडी स्मार्ट को। ओके, लेकिन स्टडी स्मार्ट इज दी ओनली यूट्यूब चैनल, तो ये बात सही नहीं है। तो ये जो एजम्पशन है ये इसका गलत है, ये एजम्पशन सही नहीं है। ओके, तो जब भी एडवर्टीजमेंट इस तरीके का होता है जिसमें एकदम इस तरह की बात हो कि एडवर्टीजमेंट कुछ कह रहा है और एजम्पशन आप उसका ठीक उल्टा निकाल रहे हैं, तो वो कंक्लूजन या फिर वो एजम्पशन कह सकते हैं, कंक्लूजन नहीं, एजम्पशन उसका क्या होता है, गलत होता है। अगला हम अगर देखें एडवर्टीजमेंट में ही कि स्टेटमेंट लिखा है स्टडी स्मार्ट इज़ द ओनली यूट्यूब चैनल दैट प्रोवाइड बेस्ट कंटेंट फॉर बैंकिंग एग्जाम विदाउट एनी फीस एंड एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ओनली आया है ये स्टेटमेंट में आया, ना कि एजम्पशन में, तो आप उसके चक्कर में मत पड़िए। अब जब स्टेटमेंट में आ गया है कि ये ओनली यूट्यूब चैनल है, तब अगर एजम्पशन में भी ओनली आएगा तब आप उसको सही कहेंगे। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट में कहा गया है। तो कह रहे हैं कि स्टडी स्मार्ट ही केवल ओनली यूट्यूब चैनल है जो कि बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करता है बैंकिंग एग्जाम के लिए बिना किसी फीस के। ये एक एडवर्टीजमेंट है। एजम्पशन क्या है? द एडवर्टीजमेंट विल हैव इफेक्ट ऑन रीडर ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी इस एडवर्टीजमेंट का रीडर होगा उसके ऊपर इस एडवर्टीजमेंट का इफेक्ट पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ता ही है, चाहे वो अच्छा इफेक्ट पड़े चाहे बुरा इफेक्ट पड़े। कुछ लोग कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है, कुछ लोग कहेंगे अच्छी बात है हम भी ट्राई करके देखेंगे। तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ता ही है, तो ये बात हमेशा सही होती है कि कुछ इफेक्ट पड़ा। फिर अगर हम बात करें कि सम एस्पिरेंट्स कांट अफोर्ड द फीस ऑफ बैंकिंग कोर्स, इससे आप ये एजम्पशन निकाल सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल, तभी तो यहाँ पे ये बात लिखी गई है कि यही इकलौता ऐसा यूट्यूब चैनल है जो कि बिना किसी फीस के बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करा है बैंकिंग एग्जाम के लिए। इसका मतलब है कि लोग सर्च करते हैं, जिन लोगों के पास अगर फी पे करने का पैसा नहीं है उनको बैंकिंग एग्ज़ाम के कंटेंट की ज़रूरत होती है। मतलब देर आर सम एस्पिरेंट्स जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं फीस बैंकिंग कोर्स की। तो ये आप एजम्पशन यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं या फिर ये एजम्पशन आप निकाल सकते हैं। ये बात एकदम सही है। ओके, इसी को एजम्पशन कहते हैं। ये यहाँ पे बात नहीं हो रही है, मतलब अगर आप देखिए तो जब आप देखेंगे फ्रेज का कि विदाउट एनी फ़ी क्यों लिखा हुआ है, इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये चार्ज नहीं ले रहे हैं और वहीं पे यहाँ पे बात आ रही है कि कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तभी ये एडवर्टीजमेंट आया होगा। अगला हम अगर देखें कि अगर नोटिस कोई रहे, नोटिस रहे या फिर अपील रहे, अगर ऐसी रहती है तो उस केस में क्या होता है? जैसे लिखा रहे, आज का करंट सिनेरियो हम लेते हैं कि ऑल फॉरेन पैसेंजर्स कमिंग टू इंडिया नाउ हैव टू हैव अ मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम अ लैब स्टेटिंग, यहाँ पे होगा दैट दे आर नॉट अफेक्टेड बाय कोविड-19।
कि अब जितने भी फॉरेन पैसेंजर्स हैं उनको एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेना होगा किसी लैब से जो ये बता रहा होगा कि वो कोरोना वायरस से ग्रसित नहीं है। ऐसा एक नोटिस जो है इशू किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट है। तो जब ये नोटिस यहाँ पे पुट किया जाता है तो सबसे पहली बात क्या होती है? सबसे पहली बात हम ये अज्यूम करते हैं कि इस नोटिस को जो भी उससे रिलेटेड लोग हैं, अगर ये फॉरेन पैसेंजर्स की बात हो रही है तो मतलब जो लोग इंडिया आना चाहते हैं वो सारे लोग इसको पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो हम यही अज्यूम करते हैं। लिखा हुआ है ट्रेवलर्स कमिंग टू इंडिया विल रीड द नोटिस। तो ये बात एकदम सही है, ये एजम्पशन सही है कि जो भी ट्रेवलर्स हैं वो इसको पढ़ेंगे, हम अज्यूम करें। अब पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, आप उसके कंक्लूजन में मत जाइए कि सब ने पढ़ा या सब ने नहीं पढ़ा। हम ये अज्यूम करते हैं कि जो भी आ रहा होगा वो पढ़ेगा, क्योंकि अगर उसके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा और वो आया वो कह दे मैंने नोटिस नहीं पढ़ा तो हम वापस भेज देंगे। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि सब पढ़े होंगे। फिर लिखा हुआ है द मेडिकल सर्टिफिकेट विल बी बेनिफिशियल फॉर द गवर्नमेंट टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 इन इंडिया। अब यहाँ पे ये जो नोटिस है इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसका क्या इफेक्ट होगा, या फिर ये नोटिस क्यों लगाया गया इसके बारे में बताया जा रहा है, कारण क्या होगा इस नोटिस का। तो जब भी नोटिस का कारण बताया जाता है तो वो एजम्पशन हमेशा सही होता है कि ये क्या है कि लिखा हुआ है कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उससे क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है फिर जो भी गवर्नमेंट है वो उसके लिए बेनिफिशियल होगा कि अगर सब लोग नोटिस पढ़ करके मेडिकल सर्टिफिकेट लाएं कि उनके पास उनके अंदर कोरोना वायरस नहीं है। और अगर ऐसे लोग आते हैं तो जो कोरोना वायरस का स्प्रेड है वो इंडिया में नहीं फैलेगा। जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा उसको भारत सरकार आने नहीं देगी, जिसके पास होगा उसको आने देगी। तो ये भारत सरकार के लिए भी एक अच्छी बात होगी कि अब बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति को स्क्रीन नहीं करना पड़ेगा, एकदम ट्रैक नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो ये वाला जो इसका एजम्पशन है सेकंड वाला ये भी सही है। नोटिस के जो भी नोटिस लगाया गया है उसके रीज़न को क्लियरली बता रहा है कि जो इसका रीज़न है वो क्या है। तो जब भी रीज़न को इस तरह क्लियरली बताया जाए, यहीं पे अगर लिख दिया जाता कि मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मन कर रहा है मेडिकल सर्टिफिकेट लेने का गवर्नमेंट का, तो आपको समझ में आता है कि नोटिस का रीज़न ये थोड़ी ना बताया जा रहा है, ये तो गलत बात है, एजम्पशन सही नहीं है। तो जब नोटिस का रीज़न आपको बताया जाए वो एकदम लॉजिकली करेक्ट है तो आप उसको एजम्पशन को सही ही करते हैं। ओके, अगला देखते हैं। फिर इसी में आता है कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या होता है, कारण और प्रभाव। लिखा हुआ है एज यू डू नॉट गेट द कट ऑफ यू आर नॉट सेलेक्टेड एज SBI PO। क्योंकि आपने कट ऑफ नहीं पार किया इसलिए आप SBI PO के तौर पे सेलेक्ट नहीं होते हैं, स्टेटमेंट है। तो इससे एजम्पशन आप क्या निकाल सकते हैं, गेटिंग इनफ मार्क्स टू क्रॉस द कट ऑफ इज एसेंशियल फॉर सिलेक्शन। ओके, तो कारण क्या है वो बताया गया कि आपने कट ऑफ नहीं पार किया इसलिए सेलेक्टेड नहीं है। तो इससे आप एज्यूम क्या कर सकते हैं कि जब तक आप इतना नंबर नहीं लाएंगे कि कट ऑफ के लिए ज़रूरी हो तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। ओके, तो ये क्या है, इसेंशियल है। तो ये एजम्पशन हमेशा सही होता है। इसी तरह जैसे एक और देखिए, लिखा है ऑल्दो दिस ईयर रेनफॉल वाज नॉट नॉर्मल देयर इज़ नो ड्रॉट सिचुएशन इन द कंट्री। कि इस बार जो रेनफॉल है वो नॉर्मल नहीं थी लेकिन फिर भी कंट्री में ड्रॉट मतलब सूखे की कंडीशन नहीं है। तो एजम्पशन इससे क्या निकाला जा सकता है, लेस रेनफॉल लीड टू ड्रॉट इन द कंट्री। तो ये कॉज एंड इफेक्ट वाला बता रहा है कि अगर यहाँ पे बात वैसे तो हो रही है ऑल्दो से शुरुआत है, यद्यपि ऐसा नहीं हुआ फिर भी ये कंडीशन नहीं है, लेकिन इससे ये पता चल रहा है, स्टेटमेंट ही बता रहा है कि अगर रेनफॉल कम होती या फिर नॉर्मल होती नहीं है तब ड्रॉट की सिचुएशन आती है, लेकिन इस साल नहीं है। कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन इससे ये बात आपको समझ में आती है कि अगर रेनफॉल कम होती है तो वो ड्रॉट की सिचुएशन पैदा होती है। तो यहाँ पे जैसे बताया गया कि लेस रेनफॉल लीड टू ड्रॉट इन द कंट्री। तो ये जो एजम्पशन है ये सही है। ओके, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें कुछ एग्जाम्पल्स की, जितना अभी तक हमने पढ़ा कॉज एंड इफेक्ट और ये सारी चीज़ें कि कौन कौन से वर्ड आते हैं तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें और जो एग्जाम्पल्स हैं और जो करंट सिनेरियोज़ हैं उन्हीं को लेकर के हैं। जैसे एक तो ये है कि फॉर्म्स ऑफ ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम शुड बी फ्री फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स। कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के फॉर्म्स हैं जो आपको पे करने पड़ते हैं 500-600, वो सभी एस्पिरेंट्स के लिए फ्री होने चाहिए, स्टेटमेंट है। एजम्पशन इससे क्या निकल सकता है, देयर आर मैनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन द कंट्री। तो ये पहला एजम्पशन आपको क्या लगता है, सही होगा कि गलत होगा, ये सही है। तभी तो लिखा है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, अगर केवल एक ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता तब ऐसा क्यों कहा जाता कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है उसका सीधे नाम लिख देते कि इसके लिए फ्री होना चाहिए। जब लिखे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मतलब बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंट्री में होते हैं, ये बात हम अज्यूम कर सकते हैं बड़े आसानी से। ओके,
वैसे हमको कॉमन सेंस से पता भी है कि स्टेट लेवल के कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, फिर सेंट्रल लेवल पे कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, हर एक लेवल के हर एक फील्ड के अलग अलग होते हैं। फिर दूसरा इसका अजम्पशन क्या है, फॉर्म्स आर फ्री फॉर सम एस्पिरेंट्स, कि जो फॉर्म्स हैं वो कुछ एस्पिरेंट्स के लिए फ्री हैं। ये आप अज्यूम कर सकते हैं क्या गिवन स्टेटमेंट से, तो ये कह सकते हैं बिल्कुल सही बात है, ये अजम्पशन भी सही। क्यों कैसा करें, यहाँ पे लिखा है ना कि फॉर्म्स जो है जो भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके फ्री होने चाहिए। फिर क्या लिखा, फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स, तो ऐसा क्यों लिखा गया है फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स, इसका मतलब यही है कि सभी एस्पिरेंट्स के लिए फ्री होने चाहिए। और हमको कॉमन सेंस से भी पता है कि कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें जो फीमेल्स होती हैं उनके लिए जो फॉर्म फीस होती है वो ज़ीरो होती है। फिर कुछ कैटेगरीज होती हैं, कई बार उसके लिए फ़ीस जो है ज़ीरो होती है, कई बार एक्स सर्विसमैन के लिए फ़ीस ज़ीरो होती है। तो मतलब अभी भी कुछ फॉर्म्स मतलब कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनके लिए फॉर्म फ्री होता है लेकिन सबके लिए नहीं होता। ओके, तो ये हम यहीं से समझ सकते हैं क्योंकि यहीं पर डिमांड ऑल एस्पिरेंट्स के लिए करी गई है। ओके, इसीलिए करी गई क्योंकि कुछ के लिए अभी हैं, लेकिन अगर सब के लिए हो जाए तो ये बेनिफिशियल होगा। फिर लिखा है दिस विल सर्टेनली इंक्रीज द चांस ऑफ सिलेक्शन ऑफ दोज एस्पिरेंट्स हु आर अंडर प्रिविलेज्ड। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि दिस विल सर्टेनली आ गया, सर्टेनली का मतलब एकदम एग्जैक्टनेस की बात हो रही है कि अगर ऐसा होगा तो ये तो एकदम पक्का यही होगा। ओके, कह रहे हैं कि इससे अगर आप फॉर्म फ्री कर देंगे तो इससे क्या होगा कि जो एस्पिरेंट्स अंडर प्रिविलेज्ड हैं, मतलब जो गरीब हैं, जिनके पास अभी सुख सुविधाएं उतनी नहीं हैं, या फिर जो लोग फॉर्म अभी फिल नहीं कर सकते हैं बहुत सारे, तो ऐसे लोगों का जो चांस है सिलेक्शन का वो बढ़ जाएगा। तो ये बात क्या सही है? नहीं, हम फॉर्म फ्री करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिलेक्शन का कोई क्राइटेरिया की बात ही नहीं हो रही है। ना तो हम एज्यूम कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि फॉर्म फ्री होने से सिलेक्शन का कोई चांस नहीं है। हाँ, अगर यहीं पे बात होती दिस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स, तब हम कह सकते थे कि हाँ तब वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो अभी फॉर्म के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते थे इतने सारे, वो भी फिर सारे फॉर्म्स भरेंगे, या फिर नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ जाते, फॉर्म्स की संख्या बढ़ जाती और ज़्यादा, या फॉर्म्स ज़्यादा लोग भरते, तो वो अगर इंक्रीज़ होता तब तो हम कह सकते थे। लेकिन यहाँ पे जब सिलेक्शन की बात हो रही है तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं सिर्फ उन्हीं का सिलेक्शन इंक्रीज़ होगा फ्री होने से। ये बात कुछ हजम नहीं होती, मतलब ये जो एजम्पशन है ये गलत है। ओके, कभी भी इस तरह का हो कि सर्टेनली, अगर यहाँ पे होता है दिस में इंक्रीज, तब हम कह सकते थे कि हाँ जो लोग नहीं भर रहे हो सकता है ज़्यादा टैलेंटेड हों, तो उसकी वजह से उनका जो सिलेक्शन का चांस है बढ़ जाएगा, क्योंकि अब वो एक एग्ज़ाम में पहले अप्लाई करते थे उससे ज़्यादा एग्ज़ाम में अप्लाई करने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। लेकिन ज़रूरी तौर पे हो जाएगा यही हम नहीं कह सकते। ओके, अगला हम एग्जाम्पल लेते हैं। लिखा हुआ है ऑल प्राइमरी स्कूल्स ऑफ दिल्ली विल रिमेन शट टिल 31 मार्च ड्यू टू कोरोना वायरस। तो यहाँ पे एक नोटिस है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा बताई गई है कि जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं दिल्ली के वो 31 मार्च तक बंद रहेंगे कोरोना वायरस की वजह से। तो अब ये स्टेटमेंट है और ये क्या बताया जा रहा है कि ये एक नोटिस है। ओके, नोटिस है दिल्ली गवर्नमेंट की, तो नोटिस जारी करी गई है, तो सबसे पहली बात दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या अज्यूम करी होगी कि जितने भी प्राइमरी स्कूल के पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे जा रहे हैं प्राइमरी स्कूल्स में, वो सारे लोग नोटिस पढ़ेंगे। ठीक है, वो बात एज्यूम करी होगी। फिर यहाँ पे कुछ और एजम्पशंस हैं, जैसे देयर आर केसेस ऑफ कोरोना वायरस इन दिल्ली, कि कोरोना वायरस के केसेस हैं दिल्ली में, तो ये पहला एजम्पशन सही है। अगर कोरोना वायरस का कोई भी केस नहीं होता, आज से 1 महीना पहले या फिर 2 हफ्ते पहले ये नोटिस क्यों नहीं आई थी? क्योंकि तब तक दिल्ली में कोई भी कोरोना वायरस का केस नहीं था। केस है तभी प्रिकॉशन के तौर पे स्कूल्स को बंद किया गया है, तो पहला वाला जो एजम्पशन है वो तो सही है। फिर लिखा हुआ है चिल्ड्रन आर मोर वल्नरेबल टू कोरोना वायरस, की जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा खतरा है कोरोना वायरस से। तो जो सेकंड एजम्पशन है वो कुछ फिट नहीं बैठता, या फिर आप स्टेटमेंट से कुछ कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। और आपको कॉमन सेंस से भी पता है कि चिल्ड्रंस को जो भी बच्चे हैं उनको कोरोना वायरस से इतना ज़्यादा खतरा नहीं है 9 साल के से जो छोटे बच्चे हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड कंक्लूजन है कॉमन सेंस से भी आप सोच सकते हैं कि ये कंक्लूजन या फिर ये जो एजम्पशन है वो सही नहीं है। मतलब यहाँ से आप कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं कि जो एजम्पशन है वो सही है, ना तो यहाँ पे कुछ ऐसी बात कही गई है। एक बात ये आप कह सकते हैं कि क्यों प्राइमरी स्कूल ही बंद किए गए हैं, तो उसका रीज़न ये नहीं है कि चिल्ड्रन जो है वल्नरेबल हैं इस वजह से बंद करी गई। अगर ऐसा होता तब तो बच्चे, अगर ऐसा होगा कि बच्चे ज़्यादा यहाँ पे हैं तो सिर्फ स्कूल बंद करने से ही सारे काम नहीं हो जाते, क्योंकि बच्चे तो रहेंगे कहीं ना कहीं तो रहेंगे ही, तो कोरोना वायरस फैल भी सकता है। फिर एक और यहाँ पे एजम्पशन है टू स्टॉप स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस शटिंग स्कूल्स आर द बेस्ट ऑप्शन, कि कोरोना वायरस के स्प्रेड को
स्टॉप करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, बंद करने के लिए, कम करने के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन था कि स्कूल को बंद कर दिया जाए। तो ये भी जो एजम्पशन है वो गलत है। यहाँ पे लिखा है ना द बेस्ट ऑप्शन, कि ये जो स्कूल्स बंद किए जाते हैं वो इसलिए नहीं किए जाते हैं कि इससे जो स्प्रेड है वो कम होगा, या फिर यही केवल इकलौता इलाज है कि हम स्कूल बंद कर दें फिर कोरोना वायरस नहीं फैलेगा। तो बेस्ट इलाज नहीं है, लेकिन एक ये मेज़र हो सकता है कि अगर हम स्कूल्स को बंद करेंगे तो कम से कम जो बच्चे हैं वो एक जगह एकत्रित नहीं होंगे, ना तो उनको लेने जाने के लिए इतनी ज़्यादा भीड़ होगी, सड़कों पे लोग इकट्ठा होंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कम होंगी। तो जिसकी वजह से लोग कम सड़कों पे होंगे, बाहर निकलेंगे, तो जो स्प्रेड है वो कम होगा। लेकिन सिर्फ यही एक वजह है, बेस्ट ऑप्शन है ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो सारे स्कूल कॉलेजेस अभी तक बंद हो जाते। ओके, वो स्थिति भी पैदा हो सकती है, लेकिन अभी जो यहाँ पे बात करी जा रही है उसको देखते हुए ये ऑप्शन एकदम गलत है। ओके, अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। स्टेटमेंट है, ड्यू टू सीरियस डिटोरिएशन इन इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सीज्ड कंट्रोल ऑफ यस बैंक लिमिटेड एंड इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन इट्स ऑपरेशन टिल 3 अप्रैल। कह रहे हैं कि हम यहाँ पे यस बैंक के बारे में बात कर रहे हैं। जो अभी हुआ है कि आरबीआई ने उसका जो कंट्रोल है वो सीज कर दिया है और उसके ऊपर 3 अप्रैल तक रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। उसके खाता धारकों के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि 50,000 रुपये ज़्यादा नहीं निकाल सकते, तो उसी पे है। तो ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि जो उसकी फाइनेंशियल जो यहाँ पे सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा डिटेरिएट हो रही है, मतलब ख़त्म होने के कगार पे, खतरे में है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन। तो इससे एजम्पशन आप क्या निकाल सकते हैं? पहला तो ये, नाउ फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ यस बैंक में इम्प्रूव, कि इससे जो फाइनेंशियल सिचुएशन है यस बैंक की वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये अज्यूम करके ही तो आरबीआई ने ऐसा किया होगा, कंट्रोल जो है इसका लिया होगा कि हम इसकी फाइनेंशियल सिचुएशंस को इम्प्रूव करेंगे। ओके, तो ये पहला अजम्पशन तो आपका सही है। ओके, फिर लिखा है ऑल द इन्वेस्टमेंट इन यस बैंक इज नाउ गो इन वेन, कि जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं यस बैंक में वो सारे के सारे अब क्या हो गए, बेकार हो गए। तो अब यहाँ पे ऑल द फाइनेंशियल जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं उनकी बात करी जा रही है। तो ऐसा यहाँ पे अभी तक कुछ यहाँ पे आप स्टेटमेंट पढ़ के नहीं बता सकते हैं कि जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं वो सारे ख़त्म हो गए या बेकार ही चले गए। हो सकता है कि आगे चल के ये बैंक का दिवाला निकल जाए और स्थिति खराब हो जाए, लेकिन आप अभी से ऐसा जैसे कह सकते हैं ना कि ये फ्यूचर रिजल्ट हो सकता है, तो अभी से आप एज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो ये आप कह सकते हैं गलत है। फिर लिखा है यस बैंक डज नॉट फॉलोड प्रोफेशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये जम्पशन आप कह सकते हैं सही है कि इन्होंने प्रोफेशनल वे नहीं रखा, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी, या फिर जो एनपीएस वगैरह हैं उनकी अंडर रिपोर्टिंग करी, मतलब सही तरीका नहीं अपनाया बिजनेस करने का। इसी वजह से इनकी पोजीशन यहाँ पे पहुँची है, तभी तो आरबीआई ने कंट्रोल सीज किया है। ओके, तो थर्ड वाला एजम्पशन इसका सही है। ओके, एक और देखते हैं हम एग्जाम्पल। लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ग्रांट्स वुमेन राइट टू परमानेंट कमीशन एंड कमांड इन इंडियन आर्मी। अब इसमें 3 एजम्पशंस हैं। ओके, मैं चाहूँगा कि आप इसका आंसर करें कि इनमें से कौन सा एजम्पशन है जो कि सही है, कौन सा एजम्पशन है जो कि गलत है। तो एज अ होमवर्क मैं आपको देता हूँ, अगर आपने वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखा होगा तो आप अच्छे